हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनिशर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का आपको पता है भाई पेपर 28 से स्टार्ट होना है। और यहाँ पर हम कुछ स्पेशल क्लासेस कर रहे हैं जिसमें कि मैं आपको फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एनटीपीसी 2016-17 में पूछे गए हैं। कि देन हम केमिस्ट्री के करेंगे, देन हम बायोलॉजी के, फिर हिस्ट्री के भी करेंगे, ज्योग्राफी के भी करेंगे और आपका स्टैटिक जी के भी। ठीक है। और ये क्लासेस आपकी कभी भी कितने भी टाइम आ सकती हैं, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। एक दिन में 2-3 क्लास भी आ जाएंगी, एक क्लास भी आ जाएगी, आपको रात के 9 बजे भी मिल सकती है, कभी भी आ सकती हैं क्लासेस। तो स्टे ट्यून्ड और एक चैनल को चेकआउट करते रहना, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पर मैं क्लास अपलोड करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, है ना। ये बात है। और यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊं उसके साथ मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। क्या कराऊंगा भाई? एक्सप्लेनेशन दूंगा काफी अच्छी। उसमें आपको मैं जितने भी पॉइंट्स बताऊं ना वो सारे के सारे बड़े ही ध्यान से सुनना, ठीक है। और हर एक चीज को अगर आप अपने माइंड में अब नोट करते जाओगे वो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप पीडीएफ तो मैं खैर प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। पीडीएफ आपको अगेन टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर्च करना तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं सेशन को फटाफट से। एंड चलो खैर आते हैं यहाँ पर, और आज हम करने वाले हैं अपना फिजिक्स की क्लास, ठीक है। आज हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई? फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, और जितनी भी चीजें बताऊं बड़े ध्यान से सुनना एक एक बात को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास में, द प्रेशर इज यूजुअली मेजर्ड बाई। तो जो प्रेशर है वो यूजुअली हम मेजर करते हैं किस में? ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं तो ये प्रेशर वाला जो क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन जितनी भी शिफ्ट हुई आरआरबी की उसमें 4 बार रिपीट हुआ सेम पेपर में, ठीक है। 2016 के पेपर में अगर आप सारी की सारी शिफ्ट को मिला के देखोगे तो 4 बार यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि जो प्रेशर उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला? यानी कि आप जितनी फोर्स लगा रहे हो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। क्लियर हुई मेरी बात? तो यहाँ पर ये किस में मेजर हो जाएगा? फोर्स और एरिया में, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात आपको यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट पूछी जाती है, ठीक है। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है भाई? बोलो फटाफट से। न्यूटन होती है। एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। तो इसकी प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, लेकिन अगर मैं बोलूँ इसको कोई एक नाम दे दो, तो अगर हम बोले तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाती है? पास्कल भी हो जाती है, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 पास्कल के इक्वल होता है। बात मेरी समझ में आ गई? सारे के सारे पॉइंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई इज। यानी कि जो नॉर्मल आई होती है उसके लिए जो लीस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस है डिस्टिंक्ट विजन की वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 20, 25 या फिर 30, ठीक है। तो जो नॉर्मल आई होती है ना, पहले तो ये समझो डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या है। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है कि ऐसी कम से कम दूरी जिससे कि आप जिस वस्तु को देख रहे हो, किसी भी चीज को देख रहे हो, वो आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। तो कितनी हमें दूरी पर क्लियरली विजिबल होती है? 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये तो। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट सर सीवी रमन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीवी रमन के बारे में आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये इंडियन फिजिसिस्ट थे सबसे पहले जिनको क्या मिला? नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला, ठीक है। नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं आपको इनके बारे में सारी की सारी बातें बताता हूँ। देखो क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स उनके बारे में कवर कर दिए, और पूछ रहा है कि कौन सा पॉइंट उनके बारे में जो है रॉन्ग है ना। तो देखो यहाँ पर सीवी रमन जी की जो जन्म है उनका हुआ 1888 में, ठीक है। यहाँ पर एक 8 मिसिंग में है। चलो, इनका जो जन्म हुआ तमिलनाडु में 1888 में हुआ। क्लियर है पहली बात। अब दूसरी बात देखो यहाँ पर, अच्छा कहाँ पर हुआ इनका जन्म? तो तमिलनाडु के मद्रास में हुआ, ये बात भी ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरी बात, इनको भारत रत्न कब मिला? तो 1954 में मिलता है इनको क्या? भारत रत्न। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, सी वाली बात भी बिल्कुल करेक्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, इनको जो है एक चीज और आपको मैं बताता हूँ, इनको रॉयल सोसाइटी में एक फेलो भी, ये रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड जो थी ना उसमें ये फेलो भी रहे, इनको फेलोशिप भी मिली, ठीक है। कौन से ईयर में मिली? तो 1924 में मिली, ठीक है। और इनको क्या किया गया? नाइटहुड प्रोवाइड की गई, ठीक है।
ब्रिटेन से ही नाइटहुड प्रोवाइड की जाती थी। कौन से ईयर में की गई नाइटहुड? तो इनको 1929 में जो है नाइटहुड प्रोवाइड करी गई, ना कि 1987 में। तो ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया। क्लियर है? तो ये दोनों बातें ध्यान में रखना। आपका नाइटहुड वाला भी गलत करके दे दिया, हो सकता है आपसे ये पूछ ले रॉयल सोसाइटी ऑफ फेलोशिप में इनको कौन से ईयर में रखा गया? तो 1924 में। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात और, इनको जो नोबेल प्राइज है वो कौन से ईयर में मिला? 1954 में मिला। अच्छा, अब ये भारत रत्न मिला इनको 1954 में, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और, इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला कौन से ईयर में? 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला। किसके लिए मिला? तो इनको मिला था रमन इफेक्ट के लिए, ठीक है। किसके लिए मिला था इनको नोबेल प्राइज? रमन इफेक्ट के लिए मिला। और आपको पता है कि रमन इफेक्ट क्या होता है? ये बेसिकली रमन स्कैटरिंग को लेकर के था, ठीक है ना। रमन स्कैटरिंग इफेक्ट था इनका। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक इफेक्ट डिस्कवर किया जिसमें क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा लाइट कभी एक बिंदु पे टकराती है तो वो कई सारे कलर्स में टूट जाती है ना, लाइट के अंदर ही अपने, जैसे सनलाइट है तो कई सारे कलर्स में स्कैटर हो जाती है, फिर स्कैटरिंग हो जाती है ना। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पर जो है इस इफेक्ट को खोजा हुआ था, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला 1930 का। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, न्यू स्टार्ट स्पेस बेस्ड एक्सरे टेलीस्कोप कंडक्ट्स डीप सर्वे फॉर, ठीक है। तो न्यू स्टार्ट स्पेस बेस्ड जो एक्सरे टेलीस्कोप है वो डीप सर्वे करता है किसके लिए? अब बात यहाँ पर समझना, ये जो न्यू स्टार्ट है ना, सबसे पहले तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। न्यू स्टार्ट का फुल फॉर्म देखो, हो सकता है कि आपसे यही पूछ लिया जाए। तो इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप। न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप अरे, ठीक है। टेलीस्कोप अरे, ठीक है। ARAAY, ठीक है। तो ये होता है आपका न्यू स्टार्ट का फुल फॉर्म। अभी एक टेलीस्कोप है, ये क्या काम करता है ना, ब्लैक होल्स वगैरह के ऊपर जो है डीप सर्वे करता है। तो इसलिए ये वाली चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? समझ में आई? अच्छा, इसको लॉन्च कब किया गया? तो ये लॉन्च किया गया आपका जून 2012 में, ठीक है। कब लॉन्च किया गया? जून 2012। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है करंट वाला था, पेपर तो आपको ये 2016 में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये 2012 का पूछा, यानी कि स्पेस से रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं वो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। चलो, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ना फर्स्ट फोकसिंग टेलीस्कोप है, फर्स्ट फोकसिंग एक्सरे टेलीस्कोप था ये, ठीक है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। above which level of noise is the cause of hearing loss and damage? तो यहाँ पर आपका जो कौन सा लेवल है नॉइस का जो आपकी हियरिंग लॉस करवा सकता है या फिर उसका डैमेज करवा सकता है, ठीक है। यानी कि आपकी सुनने की क्षमता जो है वो नष्ट हो सकती है, किस लेवल की जो आपका वॉइस होती है उससे, है ना। तो अब बड़े ध्यान से समझना है, यहाँ पर मैं आपको काफी पॉइंट्स बताऊंगा, एक एक करके अच्छे से नोट कर लो या फिर जो भी करना है कर लो, समझ लो, ठीक है। अब देखो, होता क्या है ना, जो अपना ह्यूमन रेंज होती है सुनने की आवाज को, वो होती है 20 हर्ज से। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे सुनने की वो होती है 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज, ठीक है ना। किलो हर्ज तो समझ रहे हो ना, 20,000 हर्ज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ से आपको दो बातें पता चली, जो फ्रीक्वेंसी है वो किस में मेजर करी जाती है? हर्ज में जो है आपकी ये मेजर करी जाती है। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये तो हर्ट्ज में है और हमें यहाँ पर दिख रहा है डेसिबल में, तो सर कुछ डेसिबल के बारे में भी तो बताओ, है ना। तो पहले तो ये बात आप ध्यान में रखो, 20 से 20,000 के बीच में हम लोग जो हैं वो आवाजें सुन सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ हम ज्यादा सेंसिबल कौन सी आवाज के लिए होते हैं, हमारे जो कान है वो ज्यादा सेंसिबल कौन सी आवाज के लिए होते हैं? तो वो होता है 1000 हर्ट्ज से लेकर के 4000 हर्ट्ज तक की आवाज, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके का पूछ लिया है, यानी कि आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन ईयर है वो कौन सी वॉइस के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी की वॉइस के लिए ज्यादा सेंसिबल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट आता है डेसिबल वाला, ठीक है। तो डेसिबल होता क्या है? जो आपका ह्यूमन ईयर है, जो ह्यूमन ईयर है उसका बेसिक सुनने की क्षमता अगर हम डेसिबल में बात करें तो 0 to 80 डेसिबल होती है, ठीक है। क्या होती है? 0 to 80 डेसिबल होती है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करूं, जो आदमी का कान होता है ना, वो किस लेवल ऑफ नॉइस पे उसका जो है कान हार्म हो सकता है? तो हार्म हो सकता है आपका 80 से लेकर के 90 जो है डेसिबल पे, ठीक है। डेसिबल को डीबी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि डेंजरस रेंज कौन सी होती है, यानी कि रिस्क पे आ गया अब आपका कान, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपकी जो सुनने की क्षमता है वो गई नहीं है, ह्यूमन ईयर सुनता तो ये तो आराम से सुन लेता है 0 to 80, और 80 to 90 थोड़े से लोगों को इसमें दिक्कत होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा दर्द महसूस होने लगता है कान में, ठीक है। अब ज्यादा खतरनाक जो रेंज होती है वो होती है 90 से 115 डेसिबल की, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करूं, ऐसा कौन सा है जो कि इर्रिवर्सिबल आपकी रेंज है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका क्या होता है, कान बिल्कुल आपके कान के पर्दे जो हैं वो फट जाते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका कान के पर्दे कब फटने लग जाते हैं? तो ये होता है आपका अबव 120,
ठीक है। अब 120 डेसिबल आपके कान को जो है काफी ज्यादा यहाँ पर हर्ट होने लगता है, दर्द बहुत ज्यादा होगा और आपका सुनने की क्षमता जो है, कान पूरा डैमेज हो जाता है, सुनने की क्षमता चली जाती है, वो होती है आपका 120 से 150 डेसिबल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, 150 डेसिबल होगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज का कंडक्टर है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पर पानी भी दे रखा है, कॉपर भी दे रखा है। अब बात को समझना, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी कि आपका देखो, जब इलेक्ट्रिक चार्ज आपका कंडक्ट हो जाता है ना, यानी कि जब चार्ज अपना घूमने लग जाता है कंडक्टर में, तभी तो आपका करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये चार्ज चला जा रहा है नेगेटिव चार्ज, और फिर आपका अच्छा एक बात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर आपका चार्ज जा रहा है इस डायरेक्शन में, चार्ज आपका मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा उल्टी होती है चार्ज की डायरेक्शन की। ठीक है, करंट को आई से डिनोट किया जाता है, तो अगर मैंने पूछ लिया चार्ज की डायरेक्शन क्या है आपकी, लेफ्ट टू राइट है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, राइट टू लेफ्ट होगी। क्लियर है। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को ग्लास तो कंडक्ट नहीं करेगा, कांच में से आपने देखा है कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जा रही हो, नहीं जाती है। पेपर में से देखा है क्या, नहीं जाती है। कॉपर से तो होता है भाई, कॉपर के तो हम तार भी लगाते हैं, है ना। तो कॉपर जो है काफी अच्छा यहाँ पर क्या होता है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, यानी कि आपका जो है इलेक्ट्रॉन का भी कंडक्टर का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया कंडक्ट करता है ना। अच्छा, अब मैंने देखा पानी को, तो पानी को देख करके कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा होगा, सर ये भी तो कंडक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या इम्प्योर वाटर, क्या यहाँ पर इम्प्योर वाटर लिखा है, नहीं लिखा है। अच्छा, जो पानी आपका कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, पता है वो कैसा होता है, वो इम्प्योर पानी होता है, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज मिली होती है ना, उन्हीं की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाता है ना, इसलिए उसमें करंट बह जाता है। लेकिन जब अकेला पानी लिखा हो ना, उसका मतलब समझा करो, लिखा है प्योर वाटर। ठीक है, और प्योर वाटर कभी भी आपका कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है, प्योर वाटर जो है वो कभी भी कंडक्टर नहीं होता है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। कई सारे बच्चे इसमें जो है अपना थोड़ी सी गलती कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो प्योर वाटर होता है, इसका पीएच कितना होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। प्योर वाटर का पीएच होता है 7, यानी कि ये क्या होता है आपका, ना तो एसिड है ना ही ये बेस है। ठीक है, ये आपका कैसा है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, पानी जो होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, जिसका पीएच 7 होता है प्योर वाटर का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़िया कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सारी की सारी बातें सबको समझ में आ रही है ना, अगर आ रही हैं तो फटाफट से हाँ बोलो। एंड हम इस तरीके से सारी की सारी चीजों को कवर करते जाएंगे, और सेशन को आप लोग लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखो, एस्ट्रोनॉमिकल लीप ईयर मेजर्स इन, यानी कि जो एस्ट्रोनॉमिकल लीप ईयर होता है उसे हम किस में मेजर करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनना, जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल ईयर होता है या फिर लीप ईयर है, उसको मेजर किसमें करते हैं, एक लाइट ईयर में। ये आपका जो है मेजर किया जाता है, किसमें किया जाता है, लाइट ईयर में। अब देखो लाइट ईयर आपका होता क्या है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ये लाइट ईयर ही प्ले करेगा। तो इसके बारे में जो भी बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनो और याद कर लो। देखो, अब एक लाइट ईयर जो होता है ना, वो कोई टाइम नहीं होता है। ठीक है, लाइट ईयर जो है वो टाइम की यूनिट नहीं होती है, ये होती है डिस्टेंस की यूनिट। ठीक है, ये किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, बात को समझना। अब ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये किसके इक्वल होती है, ये होती है उस डिस्टेंस के इक्वल जितनी डिस्टेंस जो लाइट होती है ना, लाइट, वो लाइट आपकी जितनी डिस्टेंस कवर करेगी 1 ईयर में। बात को समझ रहे हो, एक साल में अगर मैंने लाइट छोड़ दी यहाँ से, तो एक साल बाद वो लाइट जहां पर पहुंचेगी, उतनी जो डिस्टेंस कवर हुई है ना, उसको ही हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। और 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितने साल होते हैं, पता है क्या, कितने साल होते हैं, ये होते हैं 9.406 इंटू, सॉरी 9.4607 होता है। ठीक है, 4607 इंटू में 1012 किलोमीटर्स। क्लियर है, ये होता है आपका 1 लाइट ईयर, है ना। बात समझ में आ गई, ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है। लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो ये डिस्टेंस की नहीं, ये आपकी लाइट जो लाइट ईयर है वो टाइम की यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, एक क्वेश्चन अब आपका ये आया, विच प्रोसेस डिवाइड्स द सन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, यानी कि कौन सी प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना, आपका जो लाइट होती है वो जो जैसे सन की जो लाइट है वो उसके कंपोनेंट कलर्स में टूट जाती है। आपने ना प्रिज्म देखा होगा,
ये प्रिज्म देखा है ना, प्रिज्म में क्या होता है आपका, यहाँ से मैंने प्रिज्म मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है कि 3D फिगर में ज़्यादा बेटर समझ में आता है, इस टाइप का होता है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ ऐसे क्या होता है। इसमें मैंने एक सनलाइट डाली, फिर इसमें से क्या होता है इस तरीके से, ये क्या हो गया आपका कंपोनेंट कलर में टूट गई, और इस तरीके से आपको सामने जो भी स्क्रीन होगी उसमें इसके 7 रंग दिखाई दे जाते हैं। किस फॉर्मेट पे? बिबग्योर के फॉर्मेट पे। अच्छा, अब ये बिबग्योर की बात आ ही गई है, तो इसमें जो रेड लाइट होती है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान में रखना। अच्छा, जितनी भी बातें बता रहा हूँ सब ध्यान में रखना, सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तभी यहाँ पर मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ वो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताने लग रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा होती है, रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो रेड कलर की वो सबसे कम होती है। बात समझ में आई? इसी तरीके से यानी कि ये जो वायलेट है वेवग्योर में, इस वायलेट की जो वेवलेंथ जो है इस वायलेट कलर की वो सबसे कम होगी, और जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। यहां से एक बात समझ पा रहे हो क्या? फ्रीक्वेंसी इज उल्टा ऑफ वेवलेंथ, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। बोल सकता हूं क्या मैं ऐसे? बोलो हाँ। क्लियर हुई ना मेरी बात? चलो, अब ये तो हो गया आपका बेबिग्योर का फॉर्मेट, यानी कि यहाँ पर ये कौन सी प्रोसेस हो गई कि भैया यहाँ पर मैंने सनलाइट डाली और यहाँ से मेरे जो है कलर छितरा गए, यानी कि कलर जो है वो अपने कंपोनेंट कलर्स में टूट गई, ये वाली जो लाइट थी सन की। यानी कि ये जो प्रोसेस होती है ना बीच में, ये होती है रिफ्रैक्शन की प्रोसेस, ठीक है। किसकी प्रोसेस होती है? रिफ्रैक्शन की प्रोसेस होती है। देखो, रिफ्रैक्शन आपका होता है कि जब एक लाइट मैंने यहाँ से छोड़ी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम से निकल जाए, ठीक है। यानी कि लेट से मैं यहाँ पर पानी में बैठा हूँ, ये वाटर का मीडियम है, ये आपका एयर का मीडियम है, यहाँ से मैंने देखा यहाँ पे, लेकिन हुआ क्या, रे आपकी जो लाइट की रे है ना वो थोड़ी सी इधर को हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं जाएगी आपकी रे, ऐसी जाएगी, यानी कि ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है, ठीक है। चलो, अब देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन तो जैसे आप मिरर देखते हो, जो आप देख रहे हो वही आप जो सामने है वही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट कलर वाला आपका प्रोसेस होती है उसमें रिफ्रैक्शन का काम होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, प्रेशर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ, अब देखो फिर से प्रेशर वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपसे कहा था ना प्रेशर वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो मे बी अभी भी आपका एक आध शिफ्ट में देखने को मिल जाए, तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि किसके आपके उसमें मेजर किया जाएगा? फोर्स एंड एरिया में। और एक बात ध्यान में रखना, जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट होती है पास्कल, या फिर हम इसको ही क्या बोल देते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी तरीके से। देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीजेस इट्स वेवलेंथ, यानी कि अगर क्या हुआ आपका, किसी वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई तो वेवलेंथ क्या करेगी? अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, देखो वेवग्योर वाले में, कि जब भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, देखो फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी ये जो इक्वल होती है, ये 1 अपॉन वेवलेंथ के इक्वल होती है, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है ना, वो किया जाता है आपका न्यू में, ठीक है। इसे ना न्यू बोलते हैं, ये एक तरीके का सिंबल होता है, इसको न्यू बोला जाता है, और वेवलेंथ को लैम्डा, ठीक है। तो जो न्यू होता है वो इन्वर्स होता है लैम्डा का, इनका ये सिंबल होता है। थोड़ा सा देख लो, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। वैसे इसको न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एफ से भी करते हैं, स्मॉल एफ से, लेकिन न्यू से ज्यादा सुटेबल माना जाता है, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं वेवलेंथ की, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ क्या करेगी भाई? अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ जितनी भी बातें बताऊं बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अब देखो, ये देखो प्रेशर वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, इसको फोर्स एंड एरिया करो, आगे बढ़ो। मतलब प्रेशर वाला क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है ना कि क्या ही बताऊं। देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेगुलेट टेम्परेचर टू अ पर्टिकुलर डिग्री, यानी कि जब हम किसी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर डिग्री तक, अब बात ध्यान में बात को क्या है आप ध्यान से देखेंगे, टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर डिग्री तक, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? थर्मोमीटर में क्या होता है? थर्मोमीटर, पायरोमीटर, थर्मोकपल, इनका काम होता है टेम्परेचर को नापना। क्लियर है? तो ये तो नहीं होगा, रेगुलेट किया जा रहा है टेम्परेचर को, तो ये जो थर्मोस्टेट है ना, ये करेक्ट आंसर होगा। अभी करेक्ट, ये थर्मोस्टेट का काम क्या होता है मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा कई बार, आपने ना ओवन देखा होगा, ठीक है। ओवन में क्या होता है, आप एक टेम्परेचर उसमें लगा देते हो। क्या करते हो ओवन में आप, कि आपने एक टेम्परेचर सेट कर दिया, लेट से आपने बोल दिया कि 4 सेकंड के बाद में, गिवन आपने कुछ टेम्परेचर उस पर सेट कर दिया कि ये अब इतने टाइम में आप ये बंद कर देना, ठीक है। अपने आप वो बंद हो जाता है फिर। तो उसमें ना एक थर्मोस्टेट लगा रहता है। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, वो टेम्परेचर देख, वो ना टेम्परेचर उसमें अगर मैंने डाल दिया कि 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच का तुम्हें टेम्परेचर देखना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही टेम्परेचर आपका 0 डिग्री के नीचे जाएगा, या तो वो बीप करेगा, क्या करेगा, बीप बीप करेगा, या फिर वो क्या करेगा, अपने आप ही ऑफ कर लेगा, ठीक है। जो भी आपकी डिवाइस उससे एसोसिएटेड होगी वो अपने आप को ऑफ कर लेगा, या फिर जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो बीप करेगा या ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका काम होता है ये टेम्परेचर एक तरीके से रेगुलेट करने लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना, थर्मोस्टेट विल बी द राइट आंसर।
है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, द प्रेशर ऑफ केबिन ऑफ अ फ्लाइंग एरोप्लेन एट हाइट इज। तो जो आपका एक देखो क्या बोल रहा है कि जब कोई एरोप्लेन उड़ रहा होता है तो उसमें प्रेशर जो होता है ना केबिन का, जो केबिन का प्रेशर है वो किसी हाइट पर कैसा होता है, इक्वल होता है बाहर के, बाहर से कम होता है, बाहर से ज्यादा होता है, या फिर नॉर्मल एटमॉस्फेरिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल वाला। अब देखो बात को समझना, जब भी कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो आपको पता है क्या, जब भी एरोप्लेन उड़ता है ना तो उसमें क्या होता है कि ये बोला जाता है जब भी कुछ उसमें दिक्कत आएगी या फिर क्रैश हो जाता है तो उसमें आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन मास्क लगा लें। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा लें। तो ऑक्सीजन मास्क लगाने को क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो प्रेशर है ना वो सडनली क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब बात थोड़ी सी ध्यान से समझना कि इसमें हुआ क्या, अंदर का जो ऑक्सीजन थी वो बाहर निकलने लग गई। ठीक है, बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्रेशर होता है ना, जैसे लेट्स से यहाँ पर कोई अपना होल हो गया, इस केबिन में कुछ होल हो गया, ठीक है, बाहर से। अब होल हो गया इसका मतलब क्या है कि जो अंदर की ऑक्सीजन है, यानी कि अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो अंदर की ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, तभी आप ऑक्सीजन मास्क लगा लोगे। इसका मतलब जो अंदर का प्रेशर है पहले से वो कैसा होता है, मोर देन आउटसाइड होता है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कर पाए सब लोग, कोई डाउट तो नहीं है, अगर कोई दिक्कत परेशानी है नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है ना सभी को, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्लूकोमीटर। ठीक है, तो ग्लूकोमीटर के बारे में समझते हो क्या सभी लोग। तो ग्लूकोमीटर जो होता है ना वो बेसिकली जो डायबिटीज होती है जिन पेशेंट्स को, उनके लिए यूज किया जाता है। होता क्या है कि इससे ब्लड जो आपका है, ब्लड में कितना ग्लूकोज है, ठीक है, वो देखा जाता है। तो ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ही होता है। ठीक है, ये करेक्ट तो हो गया। नॉन मेडिकल नहीं होता है, इट इज यूज टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल, नहीं। ये क्या करता है, आपका ग्लूकोज का लेवल देखता है, नाम से ही दिख रहा है ग्लूकोमीटर, यानी कि ग्लूकोज का लेवल देखेगा। इसमें तो ज्यादा समझाने वाली बात भी नहीं है ना। आई होप कि समझ पाए होगे। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे फटाफट से। देखो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, द स्पून विच सीम्स टिल्टेड इन द वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखो यहाँ पर आपका फोकस वाली कोई बात नहीं, रिटेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाली बात है। तो देखो रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर जो भी आपका मिरर है उसमें जो इस साइड की चीजें है ना वही दिखेंगी, यानी कि चीजों को बस ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, जबकि रिफ्रैक्शन क्या होता है, आप एक मीडियम से देखते हो दूसरे वाले मीडियम को, यानी कि लेट से ये जो पानी पानी है और फिर मैं ऊपर खड़ा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मस्त नीचे पानी पानी है, मैं अपनी बड़ी सी चम्मच लेके आया, मैंने इसमें डाल दी। ठीक है, चम्मच मैंने जब डाली ना तो बात को समझना, जैसे ये अपना नॉर्मल है, यहाँ पर एक नॉर्मल काम करता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपके सरफेस के 90 डिग्री पे होती है एक लाइन, इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से मैं लेके आया चम्मच, चलो इस तरह इस साइड से मैं चम्मच लेके आता हूँ अपनी। वेट अ सेकंड, अब मैंने चम्मच अपनी लाल रंग की चम्मच ऐसे डाली, तो अब हुआ क्या, मुझे ये चम्मच ऐसी नहीं दिख रही है, यानी कि ये चम्मच यहाँ पे ऐसी आई और फिर ये क्या कर गई, ये थोड़ी सी ऐसी बेंड कर गई। ठीक है, कैसी कर गई भाई, ये थोड़ी सी आपकी इस तरीके से बेंड हो जाएगी आगे को। ठीक है, तो ऐसी चम्मच मुझे दिखेगी मुड़ी मुड़ी सी, है ना, क्योंकि जब भी आपका रिफ्रैक्शन किसी दूसरे मीडियम में होता है ना तो उसका जो नॉर्मल से जो आपकी रिफ्रैक्टिव रे होती है वो थोड़ी सी बेंड कर जाती है, टुवर्ड द नॉर्मल करेगी, या फिर अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा होता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर जाएगी, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ हीट। ठीक है, तो हीट की स्टडी से आपकी कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स रिलेट करती है। देखो अब जो हीट की स्टडी होती है उसमें आप ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हो, ऑप्टिक्स में आपके जितने भी लेंसेज हो गए, है ना, लेंसेज हो गया, या फिर आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन को कैसे करेक्ट करें, अगर मैं मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया उसको कैसे करेक्ट करना है, क्या फोकल लेंथ है, ये सब बातें करते हैं। अकाउस्टिक्स में आपका वेव्स के बारे में बात करी जाती है। थर्मोडायनामिक्स में अभी मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में बात करी जाती है। रिलेटिविटी में बात होती है, जैसे कोई एक सब्सटेंस मैंने यहाँ पर ले ली, उसके रिलेट करवा के मैं दूसरी सब्सटेंस के बारे में बात करने लग रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये मॉडर्न फिजिक्स में चला जाता है, रिलेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो थर्मोडायनामिक्स है ना यही आपसे डील करता है, जो भी हीट वगैरह की स्टडी करता है। ठीक है, वो आपकी थर्मोडायनामिक्स जो है हीट की स्टडी से रिलेट करवाता है ना। क्लियर हो गई मेरी बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इजी से ही क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। चलो अच्छा, एक बात और पूछी जाती है, ये जो रिलेटिविटी थी इसे किसने दिया। ठीक है, रिलेटिविटी जो है आपकी किसने दी हुई है, तो ये दी है आइंस्टाइन ने। ठीक है, इट इज प्रोपाउंडेड बाय आइंस्टाइन। क्लियर है, रिलेटिविटी किसने दी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये दी है आइंस्टाइन ने। ध्यान में रखना, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई,
देखो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सेंटीग्रेड विच इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डोनेटेड ऑन द नेम ऑफ, ठीक है। तो ये जो सेंटीग्रेड है ये एक यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, पता है सभी को, ठीक है। अब ये किसके नाम पर आपका जो सेंटीग्रेड है वो रखा गया है, बताओ भाई फटाफट से, पता है क्या किसी को? तो देखो इसका राइट आंसर, आप इसके बारे में ना मैं आपको सारी की सारी बातें बताता हूँ, दो तीन बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सेंटीग्रेड के बारे में, ठीक है। तो सेंटीग्रेड में हम कौन सी यूनिट को यूज करते हैं? सेल्सियस को यूज करते हैं ना, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो ये डिग्री सेल्सियस जो नाम है वो एंडर सेल्सियस के ऊपर रखा गया है। थोड़ा सा और बता रहा हूँ, ईयर भी ध्यान में रखना। 1742 में जो है इन्होंने अपनी सेल्सियस टेम्परेचर स्केल निकाली, ठीक है। सेल्सियस टेम्परेचर स्केल इन्होंने जो है निकाली 1742 में। फिर जो है यहाँ पर आपका एक बात और आती है कि जो एब्सोल्यूट जीरो होता है, बहुत ध्यान से सुनना इसको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो जो होता है ना वो अलग अलग स्केल पे क्या क्या होता है। यहाँ पर आपकी एक होती है केल्विन स्केल, एक होती है सेल्सियस स्केल, एक होती है फॉरेनहाइट स्केल, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू क्या होती है? केल्विन स्केल पे जो है ये 0 केल्विन पे होता है। सेल्सियस स्केल में ये माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और फॉरेनहाइट जो स्केल होती है उसमें ये होता है आपका माइनस का 459.67 डिग्री फॉरेनहाइट पे। तो अगर पूछ लिया जाए एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है सेल्सियस स्केल में, तो होता है वो माइनस का 273 डिग्री, फॉरेनहाइट स्केल में माइनस का 459, और केल्विन में तो 0 केल्विन ही एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है, ठीक है। अच्छा एक बात और, अब ये जो एसआई यूनिट होती है आपकी टेम्परेचर की वो क्या होती है? तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं सेल्सियस में, सेल्सियस नहीं होती, एसआई यूनिट होती है डियर केल्विन, ठीक है। केल्विन क्या होती है? एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई। देखो यहाँ पर बात की जा रही है आपसे ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल करेक्टर रीडर बोल दो, या फिर इसमें जो टेक्निक यूज की जाती है वो होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किस टाइप की डिवाइस का, बेसिकली अब ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इनपुट डिवाइस होती है ये, ठीक है। क्योंकि जो ओसीआर होता है यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की जो प्रोसेस होती है, इसमें आपको पता है ना, कुछ कोड टाइप का डालते हैं तो उससे हमें उसकी सारी डिटेल वगैरह मिल जाती है ना। और आजकल यूपीआई वगैरह में बहुत यूज हो रहा है ये। तो ये क्या करता है? ये कुछ इनपुट ही तो दे रहा है हमें, कुछ आउटपुट निकाल के बाहर तो नहीं दे रहा है प्रिंटर के जैसे। तो इसे हम क्या बोल देंगे? इनपुट डिवाइस बोल देंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो जो भी चीज़ है उसको रीड करके ये मशीन में डालता है, यानी कि आपका जो सिस्टम होगा उसके मशीन इनकोडेड टेक्स्ट में ये उसको क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और फिर जाके वो जो आपका टेक्स्ट बन के आएगा, मशीन कोडेड टेक्स्ट, फिर वो आपके सिस्टम के अंदर जाता है, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, गिवन में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? ठीक है, अभी तक आपने स्केलर और वेक्टर में ज्यादातर बच्चे यही पढ़ते हैं कि स्केलर में क्या होता है, कि स्केलर में अकेला मैग्नीट्यूड होता है किसी के पास में, ठीक है। और वेक्टर में क्या होता है आपके पास में? डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है ना, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन एक बात और हमेशा ध्यान में रखना कि अगर कोई ऐसा है जो वेक्टर का उसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन अगर वो इसमें ना वेक्टर में कुछ, अगर आपको दो चीज़ों को जोड़ना है तो वेक्टर सम की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। वेक्टर सम की प्रॉपर्टी होती है जिसको ट्राइंगल एडिशन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? ट्राइंगल एडिशन। तो ये जो है, अगर जो भी आपकी ऐसी कोई एंटिटी होगी या फिर क्वांटिटी होगी जो इस वेक्टर सम को फॉलो नहीं करेगी, भले उसके पास में डायरेक्शन हो चाहे मैग्नीट्यूड हो, बट तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे मोशन में मैं इम्पल्स की बात करूं, इम्पल्स के पास डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, तो ये तो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, डायरेक्शन होती है भाई इसके पास में। इलेक्ट्रिक फ्लो, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट जब डायरेक्शन रख के हम बात करें कि तुम्हें यहाँ से क्या जाना है, वेस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर जाना है, तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये भी वेक्टर है। अब इलेक्ट्रिक फ्लो, ठीक है, आपको पता है कभी भी आपका जो, अभी मैंने ऊपर ही तो बताया था, चार्ज का जो फ्लो होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, तो उसी से आपका क्या बनता है? करंट बनता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लो का मतलब क्या है? करंट के बारे में बोल रहा है। और जो करंट होता है ना, आपने देखा हो करंट तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाता है, उसकी वैल्यू भी होती है, यानी कि इसके पास में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि जो करंट होता है ना वो वेक्टर सम की ये जो प्रॉपर्टी है इसको फॉलो नहीं करता। आपने देखा होगा करंट, अगर मैं बोलूँ ये 5 एम्पियर का करंट है, ये 4 एम्पियर का करंट है, ये मिलके कितने एम्पियर का हो जाएगा? 9 एम्पियर का। तो ये तो सीधा सीधा ऐड हो गया है ना, यानी कि इसने स्केलर सम की प्रॉपर्टी को फॉलो किया, तो फिर ये आपका क्या हो जाता है? स्केलर क्वांटिटी ही कहलाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। क्या होता है? करंट आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, है ना। और एक बात और ध्यान में रखना, करंट की जो ऐसा यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। कैपिटल ए से इसको डिनोट किया जाता है,
ठीक है, क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, द प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर इज यूज्ड इन। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। अब मैंने आपसे बोला ही हुआ है कि मैं जो भी जितनी भी बातें बताऊंगा ना उसमें से आपको एक एक पॉइंट बड़े ही ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा ऐसा, ठीक है। चलो सुनो अब ध्यान से। मैंने आपको ऊपर एक बात बताई थी कि नहीं बताई थी, अगर मुझे करंट क्या है, करंट क्या होता है कि जिसमें कि आपके जो चार्ज हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लग जाएं, है ना। जब ये लोग मूव करेंगे यानी कि इनका फ्लो होगा तब आपका करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब बात समझना, होता क्या है ना, कभी कभी हम मैग्नेटिक फील्ड को लगा करके क्या करते हैं, जैसे लेट से मैंने ये क्या किया, एक कंडक्टर है, ठीक है, ये मेरा एक कंडक्टर है, ये मैंने इस कंडक्टर के पास क्या किया, मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा इसमें क्या करवा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी एक तरीके से, या फिर इसको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया मैंने, इसके बाद इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड में इसकी बार बार चेंज करने लग गया। अब जैसे ही मैंने इसके पास में देखो, ये आपका क्या है, एक आपका कंडक्टर है, ये मैं एक और इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके आ गया। अब मैं इसमें कभी आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कर रहा हूँ, कभी कम कर रहा हूँ, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस वाले कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डायरेक्शन में फिर फ्लो होने लग जाएंगे इस तरीके से। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं आपको पता है भाई, उसी टाइम पे आपका करंट फ्लो हो जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। तो अब ये जो प्रिंसिपल है, ठीक है, देख रहे हो ना आपका क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। ये प्रिंसिपल आपको किसमें यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में यही प्रिंसिपल आपका यूज किया जाता है। बात मेरी समझ में आई? नहीं तो इतना से ध्यान में रख लो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से जो करंट बनता है वही आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज हो रहा होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछना, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी में आए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जो भी बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस जरूर बनेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड इनफॉर्मली टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। अब देखो ये मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को यहाँ पे दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइट ईयर का ही तो करते हैं। लाइट ईयर क्या होता है आपका बताया था अभी मैंने, लाइट ईयर टाइम की यूनिट है कि डिस्टेंस की यूनिट है। अब ये क्या होता है, ये उतना टाइम है जितना लाइट जो है वो 1 ईयर में ट्रैवल करेगी, जितनी डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं 1 लाइट ईयर, ठीक है। क्लियर है ना, अभी मैंने ऊपर ही बताई थी ये वाली चीजें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा देखो, मैं कितने इतना थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि टाइम मुझे भी पता है आपके पास में भी ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तब भी अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा हो तो आप क्या करो भाई, 1.5x पे लगा लो, ठीक है, स्पीड को 2x कर लो, जितनी भी आपको फेवरेबल लगे उतनी लगा के, लेकिन ये जो भी करा रहा हूँ सारा कुछ कंप्लीट जरूर कर लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या दिया है, साउंड वेव्स आर डैश वेव्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो साउंड वेव जो होती है ना आपकी, वो होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। कैसी वेव्स होती हैं आपकी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। इसमें होता क्या है ना कि जैसे लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव होती हैं उनमें आपका क्या होता है, जो ये ना जैसे इस डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है तो इसी डायरेक्शन में ना ये वाइब्रेट करने लग जाती हैं, ठीक है। और एक होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव, क्या होती हैं आपकी, एक ट्रांसवर्स वेव होती हैं। इनमें अगर आपका इस तरीके से वेव जा रही है तो ये आपकी इस तरीके से वाइब्रेट करेगी, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पे बेसिकली वाइब्रेट करती है। लेकिन इन सब पे ध्यान नहीं देना, बस ये ध्यान में रखना जो साउंड वेव होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक बात और, अगर मैंने आपसे पूछ लिया एक वैक्यूम में, एक वैक्यूम है, इस वैक्यूम के अंदर साउंड की स्पीड कितनी होती है, ठीक है, साउंड की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होगी, ठीक है। इस बात को यहाँ पर आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द लीस्ट वेवलेंथ। अब देखो मैंने आपको प्रिज्म वाला जो एक एग्जांपल दिया था ऊपर, उसमें यही बात तो मैंने बताई थी, देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी बता रहा हूँ ना उसी से रिलेटेड आपकी चीजें आएंगी। अब देखो मैंने आपको प्रिज्म वाले में बताया था क्या होता है आपका लाइट का ऑर्डर, वेब ग्योर होता है, ठीक है। वेब ग्योर आपको पता है क्या, बी से होता है वायलेट, अगर नहीं पता है तो एक बार अच्छे से देख लो। बी से वायलेट होता है, आई से आपका इंडिगो होता है, टी से आपका ब्लू होता है, जी से आपका ग्रीन होता है, वाई से आपका येलो होता है, ठीक है, ओ से होता है आपका ऑरेंज, और आर से होता है रेड। अब ये जो ऑर्डर है ना, ये किस तरीके से ऑर्डर है मैं अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुको। देखो अब ये जो वायलट है, क्या होगा जब आप इधर से इधर जाओगे, जब आप इधर से इधर मूव करोगे ना ये इस वेवग्योर के पैटर्न में, तो जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है वो तो आपकी बढ़ती जाएगी, लेकिन जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना।
तो अब बताओ जरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर मैंने पूछ लिया वेवलेंथ किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की। मैंने पूछा सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, तो वायलेट की, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर तो वायलेट हो गया। अब कहीं कहीं पर रेड की जो वेवलेंथ है वो पूछ ली जाती है सीधे के सीधे, कि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ होती कितनी है। तो इसकी वेवलेंथ होती है 620 से लेकर के 720 मीटर तक की। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और अगर आपसे वायलेट की पूछ ली जाए तो इसकी वेवलेंथ होती है 400 टू लेकर के 440 मीटर। ठीक है, ये ध्यान में रखना। दोनों बातें क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, व्हेन द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेजेस बाय अबाउट 4.8 टू 5.4 टू 8 डिग्री फ़ारेनहाइट अबव द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं। देखो, जब भी आपका बॉडी टेम्परेचर 5.4 से लेकर के 8 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चला जाए ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है। इस बुखार को ना बोला जाता है हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है, क्या बोला जाता है, हाइपर पायरेक्सिया बोला जाता है। और इस कंडीशन में ना आदमी मर भी जाता है। बहुत ही सीरियस सिचुएशन होती है ये, क्योंकि ये आपको दिखने में लग रहा होगा बहुत छोटा डिफरेंस है 5.4, लेकिन ये डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में है। क्लियर है, तो ये बात हो गई। अगले क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, एवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड टू एब्जॉर्ब हीट इज द प्रिंसिपल यूज्ड बाय आ। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, बड़े ध्यान से सुनना, और ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं घुमा फिरा के फिर से पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छे से सुनना। इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस बात को समझेंगे कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब होता क्या है ना, जब भी आपका जो लिक्विड है वो एवेपोरेट हो जाता है, और एवेपोरेशन में वो जो हीट है ना उसको एब्जॉर्व कर लेता है। मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल बताता हूँ। आजकल आपने सैनिटाइजर तो सबने आजकल यूज़ कर ही लिया होगा। ठीक है, सैनिटाइजर का यूज़ किया होगा। अब सैनिटाइजर में क्या होता है ना, अल्कोहल होती है। ठीक है, अगर आपने सैनिटाइजर का यूज़ नहीं भी किया ना, तो अल्कोहल अपने हाथ पे डालना। उससे क्या होगा ना, आपको ठंडा ठंडा हाथ में लगता है ना। वो ठंडा ठंडा क्यों लगता है, या फिर जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना, उसे भी आप अपने हाथ में डालोगे तो ठंडा ठंडा लगेगा। उससे होता क्या है ना, ये जो अल्कोहल है, सैनिटाइजर, ये क्या करता है, आपके हाथ में जो पानी है वो पानी आपका उड़ जाता है। ठीक है, आपके हाथ का जो थोड़ा सा मॉइस्चर होती है ना वो उड़ जाती है। और उससे होता क्या है ना, वो जो लिक्विड आपके ऊपर डाला गया वो हीट को एब्जॉर्व कर लेता है आपके। ठीक है, आपके हाथ में जो हीट है उस हीट को ये लिक्विड, जो अल्कोहल होता है या सैनिटाइजर होता है या फिर आपका नेल पेंट रिमूवर है, वो उसको एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, आपके हाथ की जो हीट है या फिर कहीं की भी आप कहीं भी डाल रहे हो, उसकी हीट को एब्जॉर्व कर लेगा। अब ये जो प्रिंसिपल है, सेम प्रिंसिपल आपका यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। बताता हूँ कैसे। रेफ्रिजरेटर में जो हम यूज करते हैं सीएफसी का। ठीक है, अब ये जो सीएफसी क्या करती है ना, यहाँ पे जैसे आपने क्या हुआ, ये जो आपका वेपर होती है इसकी, आपने यहाँ पे कोई सब्जी रखी। ठीक है, लेट्स से आपने यहाँ पे कोई वेजीज रख दी अपनी। ठीक है, आप लेके आए वेजीज वगैरह अपनी डाल रखी हैं आपने। अब क्या करेगी, ये जो गैस होती है ये जाती है वेजीज के पास में और इनकी हीट को एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, क्या करती है, हीट को एब्जॉर्व कर लिया। तो इसी वजह से क्या होता है, आपका खाना ज़्यादा दिन बाद भी नहीं सड़ता, क्योंकि उसके अंदर में हीट नहीं ज़्यादा रहती है। ठीक है, हीट को ये निकाल लेता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे ही लिक्विड का एवेपोरेशन हुआ, इसने हीट को एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है रेफ्रिजरेटर में। ऑलराइट, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अ मूविंग बॉडी डेफिनेटली डेफिनेटली possesses। तो जो मूविंग बॉडी है एक, डेफिनेटली उसके पास में क्या होता है, ये तो सबको पता होगा, है ना। क्या होता है भाई, देखो, एक लेट्स से कोई पर्सन जा रहा है, इसके पास में एक वेलोसिटी तो होगी, किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा। और आपको पता है एनर्जी में जो वी होता है कौन सी एनर्जी के पास होता है, काइनेटिक एनर्जी के पास। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, यानी कि हाफ mv²। और ये चीज़ें मैंने आपको जो साइंस वाली क्लासेस ली हैं बहुत अच्छे से, मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक चलती हुई बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी तो जरूर जरूर होगी। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि लेटस से आप यहाँ किसी ऊंचाई पर खड़े हो, ये आप यहाँ पर लेट से आप टेरेस पे खड़े हो और यहाँ से आप कूद जाते हो, फिर किसी बॉल को गिरा देते हो। ठीक है, ये बॉल जा रही है नीचे, तो अगर मैंने पूछ लिया मिड वे में, लेट से बॉल यहाँ पे हवा में ही है, इसके पास कौन कौन सी एनर्जी है, तो इसके पास में ना काइनेटिक एनर्जी भी होती है, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, क्योंकि ये देखो किसी हाइट पे तो है ही सही, और क्योंकि नीचे गिर रही है तो इसके पास में वेलोसिटी भी होती है, तो दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m × g × h, जहाँ पर m होता है आपका क्या, मास, जो भी आपकी बॉल का मास होगा, और g होती है आपकी हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है इसे। और h होता है आपका जितनी हाइट के ऊपर आपकी बॉल या फिर कुछ भी जो है आपका इतनी हाइट पे होगा। ठीक है,
तो ये सारी की सारी बातें क्लियर हुई। एक चीज़ और बताऊँगा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? तो मैकेनिकल एनर्जी ना काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ही बोला जाता है, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा बोला जाए कि बॉल बीच में उसके पास क्या होगी, तो उसके पास मैकेनिकल एनर्जी होगी एक तरीके से, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। बात मेरी समझ पाए क्या? क्लियर है? बोलो फटाफट से हाँ, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। अगर फास्ट ज़्यादा लग रहा है तो उसको थोड़ा-सा 0.75 पे लेके जाओ। आपको थोड़ी-सी धीमे लग रहा है अगर गति, तो 1.75 पे लेके जाओ स्पीड को, ठीक है? उसमें आपको यूट्यूब पे स्पीड का ऑप्शन तो मिलता है ना, स्पीडोमीटर मिलता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अपने पास में क्या गिवन है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 25, गैलन इज कॉमनली यूज्ड। तो गैलन जो है आपका कॉमनली किस लिए यूज किया जाता है? टू रेफर टू स्पीड, टू रेफर टू अ कंटेनर एज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम, या फिर टू एक्सप्रेस कंटेनर्स इन टर्म ऑफ बैरल, ठीक है? अब ये जो गैलन होता है ना, ये आपका बेसिकली यूएस वर्ड है, ठीक है? गैलन जो है यूएस का वर्ड है, और ये आपका किसी भी चीज़ के वॉल्यूम को नापने में काम आता है। आपने देखा होगा जो ऑयल वगैरह होता है ना, वो 1 गैलन ऐसे लिया जाता है, 1 गैलन दे दो, 2 गैलन दे दो, ठीक है? तो 1 गैलन में अब आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1 गैलन में भाई कितने लीटर होते हैं, ठीक है? तो याद रखना 1 गैलन में आपके 1 गैलन में 3.78 लीटर्स होते हैं, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखना। और गैलन आपका यूएस का जो गैलन चलता है, बेसिकली कई सारे गैलन चलते हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग गैलन है, लेकिन यूएस गैलन एक स्टैंडर्ड गैलन माना जाता है, ठीक है? तो ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी मिलीमीटर्स मेक 10 किलोमीटर्स, ठीक है? कितने मिलीमीटर में आपका 10 किलोमीटर बनते हैं? तो कोई बात नहीं, देखो 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर की अगर मैं आपसे बात करूं, सीधा एमएल में कन्वर्ट कर दूं क्या इसको, ठीक है? ये बात ध्यान में रखना। आपको पता है एक, पहले तो ये ऑप्शंस मैं करेक्ट कर दूं, ये ना 10, ये नहीं है, देखो ये होगा 10 की पावर 10, ये होगा 10 की पावर 9, ये होगा 10 की पावर 8, और ये होगा 10 की पावर 7, ठीक है? तो अब देखो 1 किलोमीटर में आपका कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, है ना? और आपका 1 मीटर में आपको पता है क्या कितने एमएल होते हैं? तो 1 मीटर में आपके 1000 एमएल होते हैं, तो 1000 मीटर तो ये, और हर एक मीटर में 1000 एमएल, तो इसका 1000 ये, ठीक है? तो ये कितना हो गया 1 किलोमीटर में? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 की पावर कितनी आ गई यहाँ पे? 6 आ गई। तो अब देखो 1 किलोमीटर में आपका 10 के पावर 6 एमएल हो गया, तो अगर मैं 10 किलोमीटर की बात करूं कितना हो जाएगा? 10 की पावर 7 एमएल हो जाएगा, है ना? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात मेरी समझ में आई क्या? बोलो हाँ, क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन अ पर्सन कैन सी ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट्स द कंडीशन इज कॉल्ड। तो जब कोई पर्सन बस अपने पास वाली चीज़ों को देख पाता है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया, या फिर रेनेटोपैथी। अब देखो जब आपको बस अकेले क्या होता है, आपके दो प्रकार के रोग होते हैं। अब जैसे ये लेट्स से ये मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे बस पास पास की चीज़ें दिख रही हैं, दूर की तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है? तो इस कंडीशन को मैं बोलूंगा मायोपिया हो गया है भाई, मुझे क्या हो गया है? मायोपिया। अब क्या हुआ? अब देखो क्या हुआ, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मुझे पास का तो नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे दूर की चीजें दिखने लग गई। मैंने कहा अरे भाई ये तो हाइपर मेट्रोपिया हो गया। क्या हो गया मुझे? अब हाइपर मेट्रोपिया हो गया है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुझे पास की चीजें दिख रही हैं तो मायोपिया। क्लियर है? अच्छा, मायोपिया कौन से लेंस से करेक्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉनकेव लेंस लगा करके करेक्ट। और आपका हाइपर मेट्रोपिया करेक्ट किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस लगा करके करेक्ट। ये दोनों बातें ध्यान में रखोगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बाई द मटेरियल लाइट कैन ट्रांसमिट विदाउट एनी लॉस नोन एज। तो कोई ऐसा मटेरियल जिससे कि लाइट जो है वो विदाउट एनी लॉस आपकी निकल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, या विट्रियस। तो देखो एक बात ध्यान में रखना, आपका कभी भी लाइट का आपका कोई रूल आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना, लाइट हमेशा स्नेल लॉ को फॉलो करती है। ध्यान में रख लो, बस आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा अंदर का नहीं पूछेंगे। लाइट कौन से लॉ को फॉलो करती है? स्नेल के लॉ को फॉलो करती है। और अगर लाइट का कोई लॉस नहीं हो रहा, मतलब कि लाइट की जो इंटेंसिटी थी ना, उसी इंटेंसिटी से लाइट आपकी चली चली जा रही है। अब ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या होता है? ट्रांसलूसेंट होता है जैसे कि आपका, उठा लो इसको आप, जैसे कि आपने देखा होगा ना, कोई पेपर है, पेपर पे तेल लगा दो तो थोड़ा धुंधला धुंधला सा आर पार का नजर आने लगता है, ठीक है? उस टाइप की मटेरियल को ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। तो आप एक तरफ से टॉर्च लगाओ ऐसे पेपर के, तो दूसरी तरफ सेम टू सेम आपकी लाइट थोड़ी आएगी, में तो लॉस हो जाता है पावर का, ठीक है? इंटेंसिटी का, सॉरी। तो आपका ये तो राइट आंसर नहीं होगा। ओपेक होता है जैसे कोई वुड है, तो वुड के आर पार तो लाइट जाएगी ही नहीं, ये भी गलत हो गया। ट्रांसपेरेंट, अब ट्रांसपेरेंट होता है कोई चीज़ आपकी बिल्कुल पारदर्शी है, ठीक है? तो वो स्नेल लॉ को फॉलो करती है, और यहाँ पर आपकी लाइट विदाउट एनी लॉस आपकी पास कर जाती है, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो
29th क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी है, बता दो फटाफट से। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि एम भी बोल दिया जाता है, ठीक है। चलो, क्लियर है सभी को? चलो ठीक है। अब देखो एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो फ़ोर्स है आपका कौन से लॉ में बताया जाता है, ठीक है? फ़ोर्स के बारे में। तो फ़ोर्स के बारे में आपका न्यूटन के कौन से लॉ में आपका बताया जाता है, ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ये अब मुझे कमेंट में आप आंसर करोगे कि न्यूटन के कौन से लॉ में फ़ोर्स के बारे में बताया गया, ठीक है? फर्स्ट लॉ था, सेकंड लॉ था कि थर्ड लॉ था? क्लियर है? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा चलो, ये भी बता देता हूँ, केल्विन किसकी एसआई यूनिट होती है? केल्विन होती है टेम्परेचर की एसआई यूनिट। पास्कल आपकी प्रेशर की एसआई यूनिट होती है। वोल्ट आपकी वोल्टेज की होती है। वोल्टेज को आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, वाटर ड्रॉपलेट्स कॉज रेनबो ड्यू टू। अब जो आपने देखा होगा छोटी छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट होती है ना, उन्हीं की वजह से रेनबो बन रहा होता है। तो ये कौन सा यहाँ पर फेनोमेना काम करता है? तो ध्यान देना यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे आपका कौन सा फेनोमेना काम करता है? तो इसमें ना देखो, अब होता क्या है कि लेट से ये वाटर ड्रॉप है, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी सी बना रहा हूँ, इसमें क्या हुआ, ये लाइट इसमें एंटर कर गई, ठीक है। अब लाइट जब इसमें एंटर करी, आपको पता है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर आपकी लाइट जाती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्शन का काम हो गया। अब जैसे ही ये अंदर गई ना, तो क्या हुआ, ये लाइट यहाँ से यहाँ टकराई, यहाँ से यहाँ टकराई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब जब आपकी लाइट जो है, ये लेट से मैंने एक मिरर लगाया, रिफ्लेक्शन कैसे होता है? जब मैं यहाँ से यहाँ देखता हूँ अपने आप को, यानी कि यहाँ की लाइट यहाँ टकराती है, यहाँ की यहाँ टकराती है ना। तो ये प्रोसेस आपकी रिफ्लेक्शन की हो गई, ठीक है। तो दोनों के दोनों फिनोमेना काम करते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही हो गया इसमें सनलाइट का, ठीक है। और इसको ना एक और प्रोसेस बोला जाता है, इसका एक्चुअल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपसे क्वेश्चन में या तो टीआईआर लिख के आ जाएगा, ठीक है, तो टीआईआर करेक्ट कर देना। अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो तो बोथ वाला करेक्ट कर देना, ठीक है। देखो, अब जैसे इसमें इस वाले में ही देख लो, इसमें आपका टीआईआर नहीं दिया गया, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द रोटेशन स्पीड ऑफ अ शाफ्ट। देखो, किसी भी शाफ्ट की जो है अगर रोटेशनल स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? बताइए फटाफट से। तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं टेकोमीटर। क्या बोलते हैं? टेकोमीटर। रोटेशनल स्पीड फाइंड आउट करने के लिए स्पीडोमीटर में आपकी बस स्पीड फाइंड की जाती है, नॉर्मल सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लोटिंग पेपर एब्जॉर्ब इंक ड्यू टू। ठीक है, जो ब्लोटिंग पेपर होता है, ब्लोटिंग पेपर सबने देखा ही होगा, ये इंक को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो किस वजह से ये इसको एब्जॉर्ब करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, किस वजह से करता है? कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है। कौन सा एक्शन होता है? कैपिलरी एक्शन की वजह से ये इंक को क्या कर लेता है भाई? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। थोड़ा सा समझाता हूँ, चीज़ों को समझने का प्रयास करना है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं आपको बताता हूँ, कैपिलरी एक्शन से ना एक क्वेश्चन और बनता है कि कैपिलरी एक्शन किस टाइप का आपका फेनोमेना है? तो ये ना सरफेस टेंशन का फेनोमेना है। क्लियर है? किसका फेनोमेना है? सरफेस टेंशन का फेनोमेना है। ज़्यादा डीप में वैसे पूछता नहीं है, ठीक है, बस इतना ध्यान रख लो। फ्लोटिंग पेपर में कौन सा एक्शन होता है, किस वजह से इंक एब्जॉर्ब हो जाती है? कैपिलरी एक्शन। इसमें फेनोमेना कौन सा काम करता है? तो सरफेस टेंशन का फेनोमेना इसमें काम करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज मेजर्ड इन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, और बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि जो अर्थ की सन से डिस्टेंस है, वो मेज़र की जाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। किसमें मेज़र करी जाती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेज़र करी जाती है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मैंने आपको कन्वर्जन बताया ही था ऊपर, लाइट ईयर्स में, ठीक है। इन दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। चलो, अब मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है आपकी, इसकी वैल्यू होती कितनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किलोमीटर्स में बता रहा हूँ, ये होती है आपकी 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर्स के लमसम अराउंड ये आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान में रखोगे ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और ये सब तो पता ही है, केल्विन आपकी टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है, जूल आपकी वर्क या फिर एनर्जी की होती है, ठीक है। वर्क की बोल दो, एनर्जी की बोल दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है भाई? अब मैंने आपको मास पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में एक बार बता ही रखा है। क्या होता है? ये अपना डेंसिटी होता है, ठीक है। किसको कहते हैं भाई? डेंसिटी को बोलते हैं।
राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 पॉइंट और बता रहा हूँ जो कि एग्जामिनेशन में पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है? अच्छे से नोट डाउन कर लो इनको। सुनो भई अब क्या-क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात, डेंसिटी के बारे में कुछ फैक्चुअल बातें करते हैं। जो डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर इन दोनों पर ही डिपेंडेंट होती है। इसे मैंने क्या बोला है टेम्परेचर, इसे मैंने क्या बोला है प्रेशर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए डेंसिटी आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड होती है, हाँ भाई होती है। प्रेशर पे होती है, हाँ होती है। ठीक है। दूसरी बात, अब अगर मैंने आपसे बात कर दिया कि सबसे ज़्यादा जो है आपकी डेंसिटी जो वरी करती है, किसमें करती है, तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा वरी करती है गैसेस में। ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा फर्क डेंसिटी में पड़ता है गैसेस में। ठीक है। अच्छे से ध्यान में रखना। अब एक बात और, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि जो आपका स्पेसिफिक अ, देखो मैंने आपसे क्या बोला, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका होता है 1 अपॉन का डेंसिटी, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है? एक चीज़ क्लियर हुई ये वाली? चलो अब आते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। Which type of waves is used to penetrate hard object at hospital and airport? ठीक है। तो आपने देखा होगा जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो, एयरपोर्ट में जाते हो, तो आपका सामान वगैरह की चेकिंग होती है, एक मशीन में डाल दिया जाता है और उसमें से आपका दिखता है सामान क्या-क्या था, कुछ ऐसा तो नहीं है आप डेंजरस लेके जा रहे हो, बॉम्ब लेके जा रहे हो या फिर कुछ और, ठीक है? चाकू वगैरह। तो इसमें ये आपका किससे टेस्ट किया जाता है? एक्स-रे से टेस्ट किया जाता है, ठीक है? कौन-सी रेज़ यूज़ होती हैं, कौन-सी वेव्स यूज़ होती हैं? तो एक्स-रेज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात और, एक्स-रेज़ की जो वेवलेंथ है, एक्स-रेज़ की जो वेवलेंथ है ना, ये बहुत बार पूछी गई है, तो इसको अच्छे से याद कर लो। इसकी वेवलेंथ होती है 0.01210 नैनोमीटर। ठीक है? क्या बोल रहा हूँ? नैनोमीटर बोल रहा हूँ। वो 1 नैनोमीटर समझते हो ना? 1 नैनो 1 नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, ठीक है? बात समझ गए ना? क्लियर है? चलो। अब ये बात हो गई। अच्छा, एक बात और, अब ये जो एक्स-रेज़ हैं इसको खोजा किसने? तो ये खोजा था विलियम रोंगटन ने। ठीक है? किसने खोजा? विलियम रोइंगटन ने इसको जो है खोजा था, रोंगटन ने। और कौन से ईयर में खोजा? तो 1895 में खोजा था। ठीक है? क्लियर है? बात समझ गए सभी लोग? चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, नाइफ इज़ एन एग्जांपल फॉर। जो आपका चाकू होता है किस चीज़ का एग्जाम्पल है? लीवर, वेज, इंक्लाइंड प्लेन या फिर पुली। वैसे ये क्वेश्चन एनटीपीसी का बनता नहीं है, लेकिन इन्होंने टेक्निकल का क्वेश्चन डाल दिया है ये, ठीक है? ये क्वेश्चंस आपके मेनली एएलपी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, लीवर वेज वाले। चलो खैर कोई नहीं। अब जो नाइफ है ना वो आपका कैसा होता है? नाइफ आपका किस तरीके का है? तो ये ना आपका एक वेज होता है। अब ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझनी नहीं है, मैं आपको बस 2 बातें बता रहा हूँ, यही क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे जाएँगे। वेज का एग्जाम्पल एक तो नाइफ होता है, दूसरा एक्स होता है। ठीक है? एक्स समझते हो भाई, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो होती है ना एक्स, वो भी वेज का एग्जाम्पल होता है, नाइफ भी वेज का एग्जाम्पल है। दोनों बातें ध्यान रख लो, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगले पे आता हूँ। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टेज इन विच डायरेक्शन? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आना ही आना चाहिए। जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है वो हमेशा किस डायरेक्शन में, यानी कि आप किसी मैग्नेट को अगर छोड़ दोगे ना, तो वो किस डायरेक्शन में आके स्टे हो जाएगी? तो इसमें आपका ये स्टे हो जाती है हमेशा नॉर्थ साउथ में। ठीक है? स्टे कर जाती है, नॉर्थ साउथ में स्टे कर जाती है। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात और, यहाँ पर ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसी है? तो ये ना जैसे अपनी एक बार मैग्नेट होती है ना, उसी प्रकार से अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जो साउथ पोल है ना, अब बात को ज़रा थोड़ा-सा ध्यान से समझना। जो साउथ पोल है, अब जैसे मैंने अब अर्थ बना के ही दिखाता हूँ, ठीक है? ये अर्थ है अपनी, ठीक है? प्यारी सी अर्थ है, ये गोल गोल तो नहीं है ज़्यादा, देखो। अब यहाँ पर हुआ क्या, ये ऊपर अपना नॉर्थ पोल है, ठीक है? ये क्या है? अपना नॉर्थ पोल है। और फिर ये क्या है? अपना साउथ पोल है, ठीक है? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ज्योग्राफिकल बता रहा हूँ या ज्योग्राफिकल होगा ये दोनों। लेकिन अगर मैंने बात करी ये जो मैग्नेट है ना अर्थ की, इसमें ये अर्थ का, अगर ये जो है अर्थ एक, ऐसे समझ लो कि एक जो मैग्नेट है ना, वो अर्थ के अंदर पड़ी हुई है, बड़ी-सी मैग्नेट। अगर ये बड़ी-सी मैग्नेट अर्थ के अंदर है, तो इस मैग्नेट का ये जो है, ये होता है साउथ, ठीक है? नॉर्थ पोल में होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल में इसका साउथ, और इसके ज्योग्राफिकल साउथ पोल में होता है नॉर्थ, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना। क्लियर है? अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, ऊपर वाले का आंसर तो पता चल गया ना, नॉर्थ साउथ हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है देखो। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज राइट ऑप्शन। ठीक है, हमें एक यहाँ पे करेक्ट आंसर देखना है। दो स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है। पहला है
टू नो दिस अ स्टार कम्स टू अस और गोज फार टू फार अवे, ठीक है। टू नो अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ स्टोर रूम्स ऑफ ऑयल एंड मिनरल्स, ठीक है। दो अपने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे दिया, अब ध्यान से सुनना। क्वेश्चन की सबसे पहले तो आप ये समझो कि वो भावना क्या पूछ रहा है। देखो, अ स्टार कम्स टू अस और गोज टू फार अवे, इसका मतलब है आपको स्टार जो है वो ट्विंकलिंग करता दिखता है ना, कि एक टाइम लगता है बहुत पास आ गया, एक टाइम दूर आ गया, इसका मतलब है वो ट्विंकल करता है, ठीक है। अब ये किस अफेक्ट की वजह से होता है, तो स्टार की जो ट्विंकलिंग होती है, ट्विंकलिंग जो होती है स्टार्स में, वो किस वजह से होती है, तो ध्यान रखना, ये होती है आपकी डोपलर इफेक्ट की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से होती है, डोपलर इफेक्ट। ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, ये क्वेश्चंस आपके हमेशा ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही आते रहेंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होती है, डोपलर इफेक्ट की वजह से। अब पूछा है जो इंटरनल पार्ट होते हैं स्टोर रूम ऑफ ऑयल एंड मिनरल्स, इनके ड्रॉबैक हमें पता चलते हैं किस वजह से, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये अजीब लग रहा होगा देखने में, जिन्होंने साइंस वगैरह नहीं पढ़ी है, बट थोड़ा समझ लेना। आपको कभी भी जो ऑयल वगैरह के जो स्टोर रूम्स होते हैं उनके इंटरनल पार्ट के ड्रॉबैक की बात करी जाए, तो उसमें रिवर्बरेशन का प्रिंसिपल काम करता है, और इसे समझाने के लिए ही 30 मिनट्स चाहिए, ठीक है। और वो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, ये इतना पूछा नहीं जाता है, तो बस ये ध्यान में रख लो। जो डोपलर इफेक्ट है वो ट्विंकलिंग से रिलेटेड है, दूसरा वाला जो स्टोर रूम ऑफ ऑयल और मिनरल्स होते हैं उनमें आपका वो रिवर्बरेशन प्रिंसिपल लग रहा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द थ्योरी बिहाइंड स्टार्स ट्विंकलिंग इज, अब देखो ये आपका अगेन देखो, स्टार्स का जो ट्विंकलिंग होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। जो थ्योरी है, ठीक है, वो है क्या। अब देखो मैंने आपको बताया कौन सा इफेक्ट काम करता है, तो डोपलर इफेक्ट काम करता है, ठीक है। कौन सा काम करता है भाई, डोपलर इफेक्ट इसमें काम कर रहा होता है। अब इसके पीछे की थ्योरी क्या है, बड़े ध्यान से समझना है इसको। अब जैसे जो अपना अर्थ है, अर्थ और स्टार के बीच में आपको पता है भाई, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर उसका एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है। तो इस एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका ट्रोपोस्फेयर होता है ना, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। मैंने आपको बताया था अभी ऊपर जब मैंने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है अलग अलग मीडियम का, ठीक है। उसको मेनली एन से डिनोट किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो जैसे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, एयर जो हवा है उसका कम होता है, ऐसे ही एटमॉस्फेयर में कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, इस वजह से जो रिफ्रैक्शन है ना, रिफ्रैक्शन भी आपका जो है, आपको पता है रिफ्रैक्शन की वजह से, आपको मैंने बताया था अभी स्पून डाली वाटर में तो वो बैंड दिखाई दे रही थी ना। तो इसी तरीके से जो स्टार की इमेज है वो भी चेंज होती रहती है जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, इस वजह से रिफ्रैक्शन में चेंज दिखता है। तो इमेज भी कॉन्टिन्यूसली कभी आपको यहाँ दिखती है, फिर वो ब्लिंक करके यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एटमॉस्फेयर का अर्थ के, वो चेंज होता रहता है कॉन्टिन्यूसली। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वाइल वॉचिंग 3D मूवीज एट द थिएटर वी हैव टू वियर स्पेशल ग्लासेस बिकॉज। अब बहुत ही ध्यान से समझना, आपको पता है भाई 3D मूवीज आप देखते हो थिएटर में, तो आपको स्पेशल ग्लासेस दिए जाते हैं, और फिर होता क्या है ना, कि अगर आप उन ग्लासेस को हटा दोगे तो आपको वो जो मूवी चल रही है थोड़ी ब्लर टाइप की दिखेगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बड़े ध्यान से समझना। 3D मूवीज जब दिखती है ना, तो उसमें क्या होता है ना, आपका दो तरीके के उसमें पिक्चर चलती हैं। टू टाइप ऑफ पिक्चर्स उसमें एक साथ चलती हैं साइमल्टेनियसली। एक चलती है हॉरिजॉन्टल इमेज, ठीक है। एक चलती है उसमें हॉरिजॉन्टल इमेज, ठीक है। एक चलती है वर्टिकल इमेज, ठीक है। मूवी जो उसमें चलती है ना, एक साथ दो विंडो दिखती है उसमें, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब जो आपकी आंखों पे वो चश्मा लगाया जाता है ना, उस चश्मे में वो चश्मा होता है पोलराइज्ड, यानी कि उस चश्मे में जो है आपका ये जो दो आपकी इमेजेस चल रही है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसमें चश्मे में आपका इस तरीके से होता है चश्मा, ठीक है। बीच में थोड़ा सा एक साइड का ये है, एक साइड का ये। तो क्या हो जाएगा, एक साइड वो कर देंगे वर्टिकल पोलराइज कर देंगे, तो इसमें जो वर्टिकल इमेज चल रही है वो आपको सही से दिखने लग जाएगी। और दूसरा वाला कर देते हैं हॉरिजॉन्टली, यहाँ पर क्या, पोलराइज, ठीक है। हॉरिजॉन्टली पोलराइज कर दिया तो आपको हॉरिजॉन्टल वाली इमेज दिखने लगी। तो दोनों आंखों में ना आपका अलग अलग वाली इमेज दिखती है, वो जो 3D वाले आप चश्मे लगाते हो, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका, देखो ये वाला यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, द ग्लासेस अलाउ अवर लेफ्ट एंड राइट आई टू सी डिफरेंट इमेजेस। जो आपकी इमेजेस है ना वो डिफरेंट डिफरेंट दिख रही हैं आपको। एक आई में तो आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगी, एक में वर्टिकल वाली दिखेगी, इसलिए तो आप जब उसको मिरर अपना चश्मा हटा दोगे, वो जो 3D में आपका चश्मा होता है, तो आपको कुछ क्लियरली नहीं दिखेगा, ठीक है। बात समझ में आई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो में क्या है, स्पीड क्राफ्ट नीड अ स्पीड ऑफ ओवर डैश टू escape अर्थ्स ग्रेविटी। मतलब कि अगर अर्थ की ग्रेविटी से किसी स्पेस क्राफ्ट को बाहर जाना है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका ये यूनिट देखो ये दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है।
तो किलोमीटर पर आवर में इसकी वैल्यू होती है 40,270 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन मीटर पर सेकंड में भी कहीं कहीं पूछी जाती है, तो ये होती है 11.2, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर सेकंड जो है इसकी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। यानी कि आपको अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर जाना है तो आपकी कितनी स्पीड से हमें ग्राउंड से छोड़ना पड़ेगा किसी आदमी को या किसी स्पेसक्राफ्ट को, या तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से छोड़ दो या फिर 40,270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, बोलो हाँ। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखो। देखो, आ, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। देखो यहाँ पे अब क्या है क्वेश्चन, इफ टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये आपका डिग्री है, ठीक है, डिग्री टू ईच अदर, देन हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। तो आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर दो प्लेन मिरर को कितने एंगल पर रख दिया, लेट्स से ये आपका पहला एंगल है, ये आपका पहला प्लेन मिरर है, दूसरा प्लेन मिरर है, इन दोनों के बीच में एंगल आपका इस तरीके से जो है, ऐसे आपका ये दूसरा वाला मिरर है, और ये जो बीच में एंगल बन रहा है ना, ये 120 डिग्री का बन रहा है। तो उसने पूछा कि कितनी इमेजेस बनेंगी इस केस में। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उसकी कितनी इमेज बनेंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, अच्छे से लिख लेना, और ये क्वेश्चन आपका अगर रिपीट हुआ तो फॉर्मूला सेम ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन में जितने डिग्री पर आपका रखा गया हो उसे, लेट्स से मैंने एक्स बोल दिया, और फिर आप माइनस कर दो 1, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखो 360 डिग्री अपॉन 120 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 से 3 टाइम्स जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना 2। तो कितनी इमेज बन जाएंगी भाई, 2 इमेजेस बन जाएंगी। क्लियर हुआ। ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बहुत ही देखो ये आपका प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक मूविंग लिफ्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा पर्सन के मास के ऊपर। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे कई सारे बच्चे मिस्टेक ये कर देते हैं कि यहाँ पे वो समझते हैं ये वेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मास और वेट में बहुत बड़ा फर्क होता है। वेट के केस में आपका जो स्मॉल जी होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये पिक्चर में आ जाता है, जबकि मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिफ्ट को चाहे ऊपर जाने दो, चाहे नीचे आने दो, चाहे फ्री फॉल होने दो, पर्सन का मास तो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। मास की बात की जाए तो हमेशा सेम रहेगा। वेट के केस में मैं आपको 2 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, उनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो जाएगा इट विल रिमेन कांस्टेंट। अब देखो, लेकिन अगर यहाँ पर आपका क्या होता, पर्सन्स वेट बोल दिया होता, क्या क्या बोल देते, पर्सन्स वेट बोल देते, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाता ना, कि लेट से ये आपकी लिफ्ट है। अब लिफ्ट के दो केस बनेंगे, या तो वो लिफ्ट आपकी ऊपर जाएगी या फिर वो लिफ्ट आपकी नीचे आएगी, ठीक है। तो अगर लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है, उस केस में जो वेट होगा, ठीक है, वेट की बात कर रहे हैं, वेट जो पर्सन का होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर लिफ्ट नीचे आएगी तो इस पर्सन का जो वेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब पूछो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर में काम करता है आपका स्मॉल जी, ठीक है। वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि ग्रेविटी, ठीक है, यानी कि स्मॉल जी, ठीक है। और ये भी आपका एम जी है। अब जब आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है और आपको पता है अर्थ का ग्रेविटेशन नीचे लगता है, तो ये विरोध करेगा, विरोध करेगा, यानी कि यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जी की वजह से ये वेट भी ज्यादा हो जाता है। इस केस में जो अपनी बॉडी है वो भी नीचे जा रही है, जी भी नीचे है, दोनों बढ़िया आराम से स्मूथली चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो थोड़ी सी कम आ जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऊपर जाने से, ठीक है। तो जो वेट है वो थोड़ा डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है, दोनों चीजें ध्यान में रहेंगी हमेशा। अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। तो आपको पता है भाई एल्यूमिनियम के तार होते हैं, टंगस्टन का यूज हम बल्ब में करते हैं, निकल का तो यूज होता ही है कंडक्टर के रूप में। तो ये तीनों तो कंडक्टर हैं, यानी कि जो पोर्सलेन है ये कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है। बेसिक सी बात है, ये तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगले क्वेश्चन पे आओ। इंफ्रारेड रेज जो है आपकी, देखो, इंफ्रारेड रेज आर, इंफ्रारेड रेज आपकी क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, ट्रांसवर्सल होती हैं, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इंफ्रारेड रेज जो होती हैं आपकी, ये होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, ठीक है। कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। अच्छा, अब एक बात और मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये जो है आपका ये जो अपनी इंफ्रारेड रेज होती हैं या फिर इंफ्रारेड रेज होती हैं, इनका यहाँ पर डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज, ठीक है। तो इंफ्रारेड रेज की डिस्कवरी की थी सर विलियम हर्शल ने, ठीक है, सर विलियम हर्शल ने।
यहाँ पर हो जाएगा आपका हर्षल, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूँ कौन से ईयर में की थी, तो ये की थी इन्होंने 1800 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1800 में की थी इन्होंने, किसने? सर विलियम हर्षल ने। तो दोनों बातें ध्यान रखना, इंफ्रारेड रेज आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो होती ही हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आपका है क्या बेसिकली? तो देखो इलेक्ट्रॉन आपको पता है भाई, एटम में जो है एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और आपका क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। बाकी पॉजिट्रॉन वगैरह बहुत सारे और होती हैं, वो आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना उस पर। बेसिक से 3 होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है भाई। सब एटॉमिक पार्टिकल तो सब में लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अब आओ भाई, इसका जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? देखो ई माइनस है, यानी कि इसका चार्ज कैसा होगा? नेट चार्ज इसका निगेटिव होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर इसका चार्ज पॉजिटिव होता तो ये आपका प्रोटॉन कहलाता, अगर इसका चार्ज न्यूट्रल होता तो ये न्यूट्रॉन कहलाता। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, एक बात और, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 1/183 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये है आपका मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1/1836वां हिस्सा होता है मास ऑफ प्रोटॉन का, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो और प्रोटॉन के मास का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 1:1836, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आता है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस तो मैंने बहुत कराए हैं आपको, जनरल साइंस वाला सेशन लिया है पूरा का पूरा, रेजिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं करा चुका हूँ। फिलहाल एक बार फिर से बताता हूँ, सारी बातें फिर से ध्यान से सुन लेना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से। रेजिस्टेंस के ना मेनली 2 फॉर्मूले होते हैं, और इन 2 फॉर्मूले के ऊपर ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। समझना, एक तो आपका रेजिस्टेंस के लिए हमारा चलता है कौन सा? ओम्स लॉ, ठीक है। कौन सा लॉ चलता है? ओम्स लॉ, जिसमें कि वोल्टेज जो है, ये वी क्या है? आपका वोल्टेज है। ये इक्वल टू होता है आपका आई इंटू आर के, ठीक है। आई क्या होता है? आपका करंट होता है, और आर क्या होता है? आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज अपॉन का करंट, ठीक है। अच्छा, वैसे करंट जो है आपका स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है, लेकिन कभी कैपिटल से भी लिख दो तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलो, एक फॉर्मूला ये हो गया, और दूसरा फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा था, ये क्वेश्चन आपका बहुत आता है दूसरे फॉर्मूले से भी, कि जो रेजिस्टेंस है ना, ये इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है। जहां पर ये जो रो है ना, इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। और यहाँ पर एल क्या है? ये देखो, जैसे कोई ये कंडक्टर है ना, ये क्या है आपका? लेटस से कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, तो इस वायर का ये जो इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा वो तो कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पूरे वायर की जो लेंथ है, इसको मैं क्या बोल दूंगा? एल बोल दूंगा। क्लियर है? तो एल क्या हो गया आपका? लेंथ ऑफ वायर हो गई, या फिर लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गई। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी कंडक्टर की लेंथ होती है उसके तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका रेजिस्टेंस, बट उसका जो एरिया है ना, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दोनों बातें बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है। नाउ, अब यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट विल, तो इस सर्किट में जो फ्लो ऑफ करंट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर रेजिस्टेंस आपकी डबल कर दी जाती है और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो सेम रहता है। कोई बात नहीं भाई, अगर इसे आपको आई के रिस्पेक्ट में देखना है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। अब देखो वी के साथ क्या किया इन्होंने, वी को तो सेम रहने दिया, ठीक है भाई। रेजिस्टेंस को क्या कर दिया? डबल कर दिया, यानी कि आई इक्वल टू अब क्या हो जाएगा? वी अपॉन का 2R हो जाएगा। तो करंट अब क्या हुआ? करंट तो पहले से आधा हो गया ना। अगर मैं इसको I1 बोल देता हूँ, इसको I2 बोल देता हूँ, I2 इक्वल टू क्या हो गया? हाफ ऑफ I1 हो गया ना। तो करंट क्या हुआ है? डिक्रीज हो गया बाई हाफ, है ना। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखना। रेजिस्टेंस को लेकर के यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए मैंने ये भी आपको साथ के साथ बता दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखो अब इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है कि आपका बेसिकली जो आँख होती है ना, आँख में कैसी इमेज बनती है और वो कैसी आपके ब्रेन को दिखती है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है। क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब हमारी ये आँख है, लेट अस से ये है हमारी आँख। ये थोड़ा सा आर्ट मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बस समझते जाना, ठीक है। तब भी बहुत कितनी तो प्यारी बना दी है मैंने आँख, ठीक है। ये आँख है। अब इस आँख में लेट अस से ये तो आपका ब्लैक वाला पार्ट हो गया। यहाँ से मैंने कोई चीज़ देखी, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसे कुछ मैंने देखा, और उसकी इमेज जा करके ना इस आँख के जो पीछे एक रेटिना होता है, ठीक है। क्या होता है? रेटिना होता है, फिल्म के पर्दे जैसा होता है, ठीक है। अब रेटिना में जाकर के एक इमेज बन गई।
वो जो इमेज बनती है ना, वो इमेज बनती है उल्टी, और उल्टी इमेज को हम बोलते हैं इन्वर्टेड। ठीक है, कैसे इमेज बनती है रेटिना पे, इन्वर्टेड होती है। और यहाँ पर इमेज वो होती कैसी है, रियल होती है या फिर आपकी इमेजिनरी होती है। तो वो ना आपकी इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनती है। अब आप कहोगे सर हमें लेकिन सामने वाली चीजें तो जो सीधा रखा है वो सीधा दिखता है, उल्टा रखा है उल्टा दिखता है, ऐसा थोड़ी कि सीधा है तो उल्टा दिखेगा। देखो अब होता क्या है ना, जैसे इस रेटिना में आपकी जो भी इमेज बन गई, फिर वो उस इमेज का ना क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस जाती हैं आंख से। ठीक है, आंख से क्या जाती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल पल्सेस जाती हैं। क्या जाती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल पल्सेस आपकी आंख से होती हुई कहाँ पर जाती हैं, ब्रेन में जाती हैं। और ब्रेन आपका फिर क्या करता है ना, उस इमेज को वो अब सीधे तरीके से आपको ब्रेन क्या करता है, इरेक्ट हो जाती है उससे। देखो उल्टे को इन्वर्टेड बोला जाता है, सीधी इमेज को बोला जाता है इरेक्ट इमेज। तो ब्रेन उनको इरेक्ट कर लेता है, ठीक है, खुद अपने इम्पल्सेस से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। ये वाली बात सही है, और रियल की तो इन्होंने बात ही नहीं करी। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन आपसे आगे चल के ये पूछ लिया जाए, जो हमारी आंख में इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल होती है। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अ, देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन डज नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाइक ए परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इनमें से किसके पास में परमानेंट मैग्नेट जैसी जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। अब देखो निकल तो आपको पता है, निकल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं काफी ज्यादा होती हैं। आयरन भी अच्छा मैग्नेट बन जाता है, एल्यूमिनियम भी अच्छा मैग्नेट बन जाता है। कुल मिला के बात ये है कि भैया जितने भी आपके कंडक्टर होंगे, जितने भी कंडक्टर होंगे ना, वो हमेशा अच्छे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ही शो करेंगे। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, वो गुड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये एक ट्रिक हो गई, इससे आप समझ पाओगे कि किसके पास में अच्छी मैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टीज होंगी। निकल आपका क्या है, करंट को क्या करता है, कंडक्ट कर देता है। आयरन भी कंडक्ट कर देता है, एल्यूमिनियम भी कर देता है। लेकिन जो लोड स्टोन है ना, ये नहीं करता है। तो इसका अपना राइट आंसर फिलहाल यही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ भाई। अच्छा, अब एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो लोड स्टोन होता है ना, इसका एक बार फॉर्मूला भी पूछा गया था रेलवे के ही पेपर में। तो इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, Fe3O4 होता है लोड स्टोन का फॉर्मूला। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा आपकी अगर मैं आपसे बात करूँ, जो एक रिंग बनाई गई थी, ठीक है ना, न्यूटन ने एक रिंग बनाई थी जिसने कि मैग्नेट को जो उसका वेट था उससे 200 टाइम्स ज़्यादा, उस मैग्नेट ने अपने वेट से 200 टाइम्स ज़्यादा जो उससे ज़्यादा आयरन था, ठीक है, उससे ज़्यादा आयरन का वेट था, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। ठीक है, तो अगर ये आ जाए कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो आपकी अच्छी मैग्नेट थी वो किसने बनाई थी, तो सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, किसने बनाई, सर आइजैक न्यूटन ने बनाई। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच शो प्रॉपर्टी अपोजिट टू द जनरल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ऐसे कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो जनरल, जो अपने जो जनरल सब एटम पार्टिकल्स होते हैं ना उनसे डिफरेंट होती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं। तो देखो ये ना, आप अगर ऑप्शंस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ये चारों की चारों चीजें भाई होती क्या क्या है। पोजिट्रॉन को थोड़ा सा हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, स्किप करेंगे। पहले एंटी मैटर देखो, एंटी मैटर का मतलब, एंटी मैटर ना कोई सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, तो ये तो इस ऑप्शन से ही बाहर हो जाना चाहिए कि सब एटॉमिक पार्टिकल तो है नहीं, जनरल सा टर्म लिखा हुआ है। फोटोन क्या होते हैं, फोटोन ना पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, और ये बेसिकली आपका सनलाइट से जो है निकल रहा होता है। न्यूट्रिनोज जो है, न्यूट्रिनोज तो क्या करते हैं, ये अपोजिट प्रॉपर्टी शो नहीं करते, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब यहाँ पर ये जो पोजिट्रॉन है ना, पोजिट्रॉन ध्यान से समझना, पोजिट्रॉन जो है आपका एंटी पार्टिकल भी कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका एंटी पार्टिकल भी कहलाता है। और इसके जो जनरली सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उससे प्रॉपर्टी इसकी काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। ठीक है, इसका जो चार्ज है वो +1 इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, कितना चार्ज होता है, +1 इलेक्ट्रॉन का। इसका जो स्पिन होता है, ठीक है, स्पिन भी पूछा जाता है, इसका स्पिन सेम इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। फिर एक बात और आती है कि वैक्यूम में जो पॉजिट्रॉन है वो स्टेबल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वैक्यूम में जो आपका पॉजिट्रॉन है वो स्टेबल रह पाता है या नहीं रह पाता है। तो वैक्यूम में ये पॉजिट्रॉन आपका स्टेबल होता है। ठीक है, ये दो तीन बातें ध्यान में रखना। और क्योंकि क्वेश्चन एनटीपीसी ने पूछ लिए हैं ये, ठीक है, तो इसलिए मैं इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जो आप पूछने की संभावना है। ठीक है, आपको लग नहीं रहा होगा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बट आ सकते हैं। देखो ये कुछ भरोसा नहीं है, किसी एक शिफ्ट में तो फंस ही जाएगा ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये तो काफी इजी क्वेश्चन ही है, ये तो आना भी चाहिए। Which Indian researcher recently disputed Einstein's mass energy equation equal to mc square as inadequate and valid only under certain conditions। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कौन से इंडियन रिसर्चर हैं
जिन्होंने जो आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्वेशन है इक्वल टू mc स्क्वायर है ना, ये जो इक्वल टू mc स्क्वायर इसको इनएडिक्वेट बोल दिया और बोला कि ये बस कुछ ही कंडीशन में वैलिड होता है। ठीक है, तो उन इंडियन के जो इंडिया जो इंडियन रिसर्चर का नाम पूछा है। ठीक है, तो देखो इनका नाम क्या है, अजय शर्मा जी। ठीक है, कौन है ये, अजय शर्मा है, और ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एजुकेशन के हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट में। ठीक है, इन्होंने क्या किया 2016 में, खैर ये उस टाइम के करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो गया, लेकिन तब भी एक बार देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा 2016 में कि जो इक्वल टू mc स्क्वायर है ये थोड़ा सा इनएडिक्वेट है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आपका कुछ कंडीशंस में ही, सर्टेन कंडीशन में ये वैलिड है, और बाकी इन्होंने अपनी रिसर्च दिखाई नहीं दिखाई अभी वो तो क्लियर नहीं है। ठीक है, बस इन्होंने इतना कह दिया था। बाकी ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए, और बाकी कुछ और क्वेश्चंस जो कि आपके कॉन्टिन्यूसली, देखो 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको जो बताए हैं ना, वो अपने आप ही क्या है कॉन्टिन्यूसली बार-बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बार-बार पिक नहीं किए हैं। तो ये तो सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए जो आपके एनटीपीसी 2016 में पूछे गए, ठीक है, फिजिक्स के। तो फिर अब हम फिर नेक्स्ट वाले सेशन में और भी एनटीपीसी 2016 के ही सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट वाले सेशन में हम हिस्ट्री कर रहे होंगे। ठीक है, हिस्ट्री कर लेंगे, फिर इसी तरीके से हम केमिस्ट्री भी करेंगे, देन ज्योग्राफी करेंगे, इसके अलावा हम पॉलिटी करेंगे, बायोलॉजी भी करेंगे, और आपका स्टैटिक जीके। ठीक है, अगर टाइम रहता है तो ये सारे के सारे सेशंस भी जल्दी ही कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।